सभी को नमस्कार। आहार एवं पोषण वाले टॉपिक में अब तक हम वसा के बारे में काफ़ी बात कर चुके थे। वसा के विभिन्न प्रकार भी देखे थे हमने, जैसे सरल वसा के बाद हमने संयुग्मित वसा की बात की, और सबसे लास्ट में जो पढ़ना बाकी रह गया था व्युत्पन्न वसाएं, डिराइव्ड लिपिड्स। तो आगे बात करते हैं आहार एवं पोषण और इसमें हम बात कर रहे थे वसाओं की या लिपिड्स, वसाएं या लिपिड्स। वसाएं या लिपिड्स देखें, बात करते हैं। वसाएं या लिपिड्स की बात करें अगर, तीन प्रकार हम देख चुके थे, तीनों प्रकारों के नाम लिख देता हूं। वसाओं के प्रकार, तीन प्रकार थे। सरल वसाएं, संयुग्मित वसाएं और व्युत्पन्न वसाएं। सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड लिपिड्स। सरल और संयुग्मित हम पढ़ चुके थे, व्युत्पन्न वसाओं को अब पढ़ लेते हैं। व्युत्पन्न वसाओं की अगर मैं बात करूं कि व्युत्पन्न वसाएं क्या है, तो सरल और संयुग्मित वसाओं के अपघटन से हमें व्युत्पन्न वसाएं या डिराइव्ड लिपिड्स प्राप्त होते। अच्छा, व्युत्पन्न वसाओं की अगर परिभाषा तो चलो हमने देख ली कि व्युत्पन्न वसाएं सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उदाहरण देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद कि सरल एवं संयुग्मित वसाओं, सरल एवं संयुग्मित वसाओं के अपघटन से व्युत्पन्न वसाएं प्राप्त होती है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसका है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स का नाम हमने खूब सुना होता है और कई जने स्टेरॉइड्स का सेवन भी करते हैं। हमारी कई दवाइयाँ ऐसी होती है, खासतौर से जो आई ड्रॉप्स होती हैं, आई ड्रॉप्स में ये स्टेरॉइड्स खूब होते। कई बार जैसे हम देखते हैं ना, वो WWE आता है, उसमें हम रेसलिंग करने वाले वो जो खिलाड़ी होते हैं उनकी बात करें तो उनका शरीर आपने देखा होगा कितना ऐसे फूला हुआ रहता है। हालांकि ध्यान देना कि WWE कोई खेल नहीं है, वो केवल विशुद्ध मनोरंजन का साधन है। और खेलों में यानी स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, जो और भी इस तरह से जैसे टेनिस वगैरह, इनमें ये स्टेरॉइड्स का सेवन करना मना होता है, प्रतिबंधित होता है।
खिलाड़ी या कोई भी एथलीट अगर इसका सेवन करता है और डोपिंग टेस्ट में पता चल जाता है तो उस खिलाड़ी को प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया जाता है। लेकिन WWE क्या है, कोई गेम यानी कोई खेल तो है नहीं, वो तो क्या है, विशुद्ध मनोरंजन का साधन है। और उसमें जितना ज़्यादा मनोरंजन होगा पैसा उतना ज़्यादा मिलता है। WWE के जो प्लेयर्स होते हैं वो इन स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। मैंने कहा ना, आप उनका शरीर देखो कितना फूला हुआ रहता है, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे। करते हैं एक्सरसाइज, उसमें मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन स्टेरॉइड्स का सेवन करने से उनके शरीर में वो जो फुलावट दिखाई देती है, मस्कुलर ग्रोथ जो होती है, वो इस स्टेरॉइड की वजह से होती है। काफ़ी सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड से बने होते हैं। जैसे हमारे सारे जो सेक्सुअल हार्मोन्स है, जैसे हम बात करें टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी क्या हैं, स्टेरॉइड्स के ही बने होते हैं। इवन हमारी बॉडी में कई फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हम बात करें बाइल जूस की, पित्त रस की बात करें, पित्त रस में भी ये स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। कई जानवर जो ऊन देने वाले जानवर हैं, या जो कवक की बात करें, फंजाई की, उनमें भी यही स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कुछ बातें कि स्टेरॉइड्स क्या है, वसा के व्युत्पन्न है, डिराइव्ड लिपिड्स या डिराइव्ड फैट्स। और ये डिराइव्ड लिपिड्स, इनमें ध्यान देना, एक जो साधारण वसा होती है, जैसे साधारण वसा में हमने बात की क्या क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है, और उसके साथ अल्कोहल होता है। यानी वसीय अम्ल और अल्कोहल मिलकर साधारण वसा बना रहे थे। इनमें वसीय अम्ल ही नहीं होते, क्योंकि देखो साधारण वसा का तो क्या हो गया, अपघटन हो गया। तो जितना प्रोडक्ट, या जैसे बात करें ओरिजिनली जो हम सिंपल लिपिड या साधारण वसाओं में देखते हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल इनमें नहीं होता। उनकी संरचना क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो अल्कोहलिक ग्रुप के रूप में क्या दिखाई देते हैं, स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स की अगर बात करें केमिकल कंपोजिशन क्या है फिर, तो स्टेरॉइड्स रासायनिक रूप से इनमें चक्रीय कार्बनिक यौगिक, रासायनिक रूप में चक्रीय साइक्लिक कार्बनिक यौगिक नाम थोड़ा बड़ा है, देखना, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रिन की संरचना दर्शाते हैं। यानी केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, रासायनिक इनमें पाया क्या जाता है। फिर वसीय अम्ल हमने कह दिया, वसीय अम्ल नहीं है तो है क्या आखिर इनमें, कि ये जो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन, क्या लिखा है मैंने, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। जैसे हम बात करते हैं ना बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन वगैरह, इस तरह से ये जो बंद यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखला जैसे इस तरह से खुली श्रृंखला ना होकर, अगर ये श्रृंखला इस तरह से हर कोने पर क्या है, कार्बन है, ये हर कोने पर कार्बन, ये इस तरह से, या तो बंद चेन, ये तो क्या कहलाएगी, बंद चेन, ये क्या है, क्लोज्ड चेन, और ये क्या है, ओपन चेन। कार्बनिक यौगिकों में हम देखते हैं चक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये कैसे हैं, बंद श्रृंखला वाले चक्रीय कार्बनिक यौगिक हैं। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन
ये स्टेरॉइड्स की एक तरह से मान लीजिए कि रासायनिक संरचना के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनॉन 3, जो कि क्या है, एक प्रकार के चक्रीय यौगिक हैं। अब ये स्टेरॉइड्स में हमने जैसे बात की वसीय अम्ल वगैरह तो पाया नहीं जाता, तो लिख लेते हैं। हालांकि देख लो ये एक प्रकार का क्या है, वसा का ही तो प्रकार है, लेकिन इसमें वसीय अम्ल नहीं पाए जाते। वसीय अम्ल अनुपस्थित। वसीय अम्ल अनुपस्थित है तो क्या साबुनीकरण की क्रिया करेगा क्या? साबुनीकरण के लिए हमने देखा था वसीय अम्ल जो इस वसा के अंदर होते थे उन्हीं के तो यौगिक बनते थे, उन्हीं के तो सोडियम या वो पोटेशियम लवण बनते थे, जिनको हमने क्या कहा था, साबुन कहा था। तो चूंकि यहाँ पर वसीय अम्ल ही नहीं है, अतः ये साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की क्रिया नहीं दर्शाती। साबुनीकरण की क्रिया नहीं दर्शाते। स्टेरॉइड्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? अगर मैं बात करूं कि स्टेरॉइड्स देखें तो हॉर्मोन्स का निर्माण करते हैं। चलो अगले पेज पे ही लिख लेते हैं, अगली स्लाइड पे डाल देते हैं इसको। लिख सकते हैं लैंगिक हॉर्मोन्स या सेक्सुअल हॉर्मोन्स सेक्सुअल हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आदि स्टेरॉइड से बने होते हैं। आदि स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऐसे लिख देता हूं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और बात करते हैं एर्गोस्टेरॉल, कॉप्रोस्टेरॉल, लेनोस्टेरॉल, ये सभी स्टेरॉइड्स के ही अलग अलग प्रकार हैं। बस ये अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। देखें एर्गोस्टेरॉल कवकों में, फंजाई में, कवकों में उपस्थित स्टेरॉइड्स, कॉप्रोस्टेरॉल मल में पाया जाने वाला स्टेरॉइड,
लेनोस्टेरॉल ऊन देने वाले जंतुओं में उपस्थित स्टेरॉइड ये हमने कुछ बातें की स्टेरॉइड्स की एग्जांपल्स देखे कि ये स्टेरॉइड्स जो केमिकली अगर हम बात करें साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफिनेंथ्रीन संरचना दर्शाता है, स्टेरॉइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और ये स्टेरॉइड ध्यान देना कई जैसे ड्रग्स में जैसे बताता हूँ, कई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कई बार दवा के रूप में ये देना भी पड़ता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड लेने के बाद क्या होता है, व्यक्ति को जैसे अगर बीमार हो गए, बुखार हो गए, तो ऐसे में जब स्टेरॉइड थोड़ा सा देते हैं, हालांकि साधारण बुखार में स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए क्योंकि ये स्टेरॉइड हमारे शरीर पर बहुत खराब प्रभाव दर्शाता है लॉन्ग टर्म में लेने पर। कई बार कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं स्टेरॉइड्स का, और स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते समय वो ये ध्यान नहीं रखते कि पेशेंट के लिए वह कितना हानिकारक है, रेगुलरली देते रहते हैं। हालांकि इससे क्या होता है, पेशेंट तो जल्दी ठीक हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट की आदत पड़ जाती है, उसे फिर स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। कई बार आप देखते होंगे कई कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनसे 2 या 3 डोज ले लो और ऐसा लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास अगर अपना इलाज कराते कभी और, तो आप पर उनकी दवाएं असर नहीं करती क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है उस डॉक्टर की ड्रग्स के लिए। तो गलत होता है, ओवरडोज, कई बार स्टेरॉइड की ओवरडोज से डेथ भी हो जाती है। जो WWE में खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं लेकिन उनकी जो डोज होती है वो फिक्स होती है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर की प्रेजेंस में वो ऐसी स्टेरॉइड्स की डोज लेते हैं क्योंकि ओवरडोज से आदमी मर सकता है। इसलिए कई जने आजकल मैं देखता हूँ जिम वगैरह में भी है, जैसे पाउडर के रूप में वगैरह, सोचते हैं हमारे जल्दी से बॉडी बन जाए। गलत होता है, नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड्स बॉडी के लिए खराब होते हैं। ओवरडोज, जितनी आपको चाहिए उतनी आपकी बॉडी बना लेती है, सिंथेसिस हो जाएगा आपकी बॉडी में जितना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ओवरडोज लेना वो खराब हो जाता है। चलें आगे बात करते हैं। स्टेरॉइड हमने देखे कि व्युत्पन्न वसाओं का एक उदाहरण देखा हमने स्टेरॉइड्स के बाद आगे बात करते हैं और ऐसे व्युत्पन्न वसाओं के। तो और मैं उदाहरण देखता हूं, जैसे और उदाहरण में आपके आ जाएंगे टर्पीन्स। अब ये टर्पीन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये भी डिराइव्ड लिपिड्स व्युत्पन्न वसाओं के उदाहरण हैं। ये टर्पीन्स एरोमेटिक यौगिक होते हैं। एरोमा शब्द क्या कहता है? एरोमा खुशबू, स्वीट स्मेल, फ्रेग्रेंस। तो एरोमेटिक ये जो यौगिक होते हैं पौधों में, उनकी पत्तियों में, उनके फलों में या उनके फूलों में जो विशेष प्रकार की गंध होती है वो इन टर्पीन्स के कारण होती है। और ये टर्पीन्स क्या हैं? व्युत्पन्न वसाएं हैं, डिराइव्ड लिपिड्स। लिखते हैं कि ये व्युत्पन्न वसाएं पौधों में पत्तियों, फूलों एवं फलों में विशेष
गंध उत्पन्न करते हैं। ये भी किसका उदाहरण हो गए? व्युत्पन्न वसाओं का। और एक और व्युत्पन्न वसाओं का उदाहरण हो जाएगा आपके ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है? लोकल हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं। लोकल हार्मोन्स यानी ध्यान देना, ये किसी पर्टिकुलर किसी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फ्लूइड्स में ये पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करूं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये ह्यूमन के सीमेन में यानी मनुष्य के वीर्य में पाया जाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन दोनों करना। यानी कई बार जैसे ये रक्त नलिकाओं को संकुचित कर सकता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, या कई बार ये रक्त नलिकाओं को फैला सकता है, वैसो डायलेटर। जब ये ह्यूमन सीमेन में होता है और ये फीमेल की बॉडी में प्रवेश करता है, तो फीमेल की बॉडी में क्या करता है? ये उसके जेनाइटल ट्रैक्ट यानी जनन पथ जो होता है मादाओं में, उसमें तीव्र संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे वीर्य यानी सीमेन में उपस्थित जो शुक्राणु है, सीमेन में उपस्थित जो स्पर्म है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। यानी एक तरह से ये जनन की संभावना को बढ़ाते हैं। दूसरी बात और सुनो, ऐसी जगह जहां पर चोट लग जाती है, चोट लग जाने पर क्या होता है? हमारा खून बहना चालू हो जाता है। कई बार जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है, अलग सा ही दर्द होता है। तो ये दर्द होना, इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, ये सभी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। चोटग्रस्त उत्तकों से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन होगा और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स चोटग्रस्त स्थान को, वहां पर रक्त के बहाव को कम करने में भी सहायता करेंगे। इन्फ्लामेशन यानी प्रदाह की जो क्रिया होती है उसमें भी सहायता करते हैं। अब इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन ओवरऑल कई सारी रिएक्शंस का एक कंसोलिडेट किया हुआ नाम है। जैसे मधुमक्खी काट गई, अब मधुमक्खी काट गई तो जहां मधुमक्खी काटती है वहां क्या क्या दिखाई देता है अपने को? रेड पड़ जाता है, पूरा लाल हो जाता है। उस पर थोड़ा सा हाथ लगाकर देखो तो वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, दर्द हो रहा होता है और सूजन आ जाती है, स्वेलिंग। तो दर्द, तापमान का बढ़ना, सूजन आना, ये सभी वहां पर क्या कहलाता है? ये सभी ओवरऑल, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं इन्फ्लामेशन या प्रदाह कहते हैं हिंदी में। तो इन्फ्लामेशन की रिएक्शन को करवाना, इसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन सहायक होते हैं। लिखते हैं एक एक करके इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कि ये लोकल हार्मोन्स या स्थानीय हार्मोन के रूप में, ये लोकल हार्मोन या स्थानीय हार्मोन के रूप में मानवों में वीर्य, सीमेन, सीमेन में कॉमा चोटग्रस्त स्थानों पर, चोटग्रस्त स्थानों पर, भाई जहां पर चोट लग गई, ठीक है, चोटग्रस्त स्थानों पर प्रदाह या इन्फ्लामेशन
इन्फ्लामेशन में सहायक होता है। सहायक होता है। तो वीर्य में हमने देखा कि वहाँ पर भी ये इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन यानी संकुचन वगैरह उत्पन्न कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, शुक्राणुओं को आगे गति करने में सहायता मिली। और जब चोट लग जाती है तो इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने बताया ना, इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है लिख देता हूँ। याद रखना, जैसे मधुमक्खी काट गई या कुछ भी चोट लगती है तो हम देखते हैं वहाँ पर त्वचा का लाल होना, कॉमा सूजन, स्वेलिंग, कॉमा दर्द, एवं जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर तापमान में वृद्धि देखी जाती है। तापमान में वृद्धि, ये सभी इन्फ्लामेशन के फीचर्स होते हैं। लाल होना, सूजन, दर्द, तापमान में वृद्धि। हमेशा देखना, कभी अगर मधुमक्खी काटी, या मधुमक्खी चलो बड़ी हो जाती है, मच्छर भी काटेगा ना, तो देखा करो जहां मच्छर ने काटा वहां पर लाल हो जाता है। दर्द, सूजन, हल्की सी सूजन, भाई मधुमक्खी में तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर सूजन तो यहाँ पर भी होगी। दर्द, पेन होता है थोड़ा सा, हालांकि बहुत तेज ऐसा दर्द नहीं होता, वो तो एक साथ कई मधुमक्खियाँ काट लेती है। मधुमक्खी क्या होती है, खतरनाक तरीके से काटती है, मच्छर तो फिर भी थोड़ा प्यार से काटता है। तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम वहाँ पर इचिंग भी करते रहते हैं, और वहाँ पर फील किया करो, थोड़ा सा तापमान थोड़ा गर्म लगता है। ये सभी किसके साइन हैं, इन्फ्लामेशन के साइन हैं। और ये इन्फ्लामेशन करवाने में सहायता किसने की, इस प्रोस्टाग्लैंडिन ने। ये साइंस आना अच्छी बात है, यानी वहाँ पर त्वचा लाल क्यों, ये देखो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, अच्छी बात थी ये। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या, वहाँ पर काफ़ी WBC पहुँची, मधुमक्खी का डंक अंदर आ गया, अभी आपके बॉडी में एंटीजन का काम कर रहा है। तो इस एंटीजन को शरीर से बाहर करने के लिए किसकी ज़रूरत रहेगी, आपकी एंटीबॉडीज़ की। कहाँ से आएंगी, ब्लड में से आएंगी। तो ब्लड फ्लो बढ़ने से लाल हो गया और वहाँ पर WBCs पहुँच गई। और बात करें सूजन, सूजन आने का कारण क्या होता है, देखो जैसे ही ऐसी इन्फ्लामेशन की क्रिया होती है तो यहाँ के जो स्थानीय या लोकल बिल्कुल इस जगह पर उत्तक जो पाए जाएंगे, यहाँ पर रक्त क्या होता है, थोड़ा सा पतला होकर उत्तकों में आसपास चला जाता है, जिस वजह से सूजन दिखाई देती है। इसका फायदा क्या है कि आपका रक्त का स्रवण, सिक्रेशन हो रहा है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे किसी सांप ने काट लिया, जहर वगैरह है, तो वो जहर का फैलना जो है वो कम हो जाएगा। ये इसका फायदा है। तापमान बढ़ने से भी जो बाहरी एंटीजन होता है वो ज़्यादा आपकी बॉडी पर प्रभाव नहीं डालेगा टेम्परेचर बढ़ जाने से। यानी इन्फ्लामेशन होना हमारी बॉडी में एक तरह से क्या है, सुरक्षात्मक कार्य था। हमारी बॉडी में जो सुरक्षात्मक कार्य हुए, चेंजेस हुए, वो ही तो ये कहलाए, इन्फ्लामेशन कहलाए। तो ये हमने बात की व्युत्पन्न वसाओं की, और उनके उदाहरण भी देखे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, ये सभी व्युत्पन्न वसाओं के उदाहरण हैं। अब तक हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात कंप्लीट कर चुके हैं आहार एवं पोषण में। तीसरा मुख्य भोजन का अवयव आता है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, लिखेंगे भी हम 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन आपको एनर्जी देना नहीं है। इसका मेन फंक्शन हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रेरित करना, हमारी मांसपेशियों में विकास को प्रेरित करता है, बॉडी ग्रोथ को इंड्यूस करता है। जैसे जिम वगैरह जाते हैं ना, तो आप देखते हैं वहाँ पर आपको जिम में इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि भाई आलू, शक्कर, मीठा खाना, चावल वगैरह कम कर दो, क्या खाओ, प्रोटीन खाओ। अगर हाँ बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये मसल्स का यानी मांसपेशियों का विकास कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। पाउडर वगैरह इतने ये बड़े बड़े डब्बे वहाँ देते हैं, वो उनमें पाउडर में क्या होता है, आइदर स्टेरॉइड और प्रोटीन्स, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
इनको ज़्यादा इनका सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सबका चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए और हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। सभी के फंक्शंस हमने देखे भी, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, स्टेरॉइड्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स सॉरी ये लिपिड्स क्या कर रहे हैं, हमने इनकी भी बात की। तो अब अगला हमारा पोषक तत्व आ जाता है प्रोटीन। वसा के बाद प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन की बात करते हैं, 2-3 बेसिक पॉइंट इसके लिखते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक थे। वसाओं में भी क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थे। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इन तीन के अलावा इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं। तो कोई निश्चित सूत्र नहीं हुआ इनका। वसाओं और कार्बोहाइड्रेट में हमने सामान्य सूत्र लिखे थे, यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि इनका कंपोजिशन कोई निश्चित रूप से नहीं है। तो पहली बात आ जाएगी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं सल्फर युक्त होते हैं। और बात करें, खूब सारे काम हैं, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स के काम तो खूब सारे होंगे, लेकिन मेन फंक्शन देखते हैं कि प्रोटीन्स का मुख्य कार्य हमारे शरीर में हमारे शरीर में या हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करना है। वृद्धि एवं विकास करना है। तथा चोटग्रस्त अंगों की मरम्मत भी, रिपेयरिंग मरम्मत भी इन्हीं से होती है। इन्हीं से होती है। प्रोटीन की अगर बात करें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो लिख सकते हैं प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। और बात करें कि हमारी फूड में, हमारे खाने में भाई मेन सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रोटीन पाया जाता है, तो लिख सकते हैं कि दालों, सोयाबीन, अंडे, मछली,
आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सोर्सेज देख लिया। अब बात करते हैं ये प्रोटीन, अपन ने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं। और अगर एग्जैक्टली बात करें, जैसे हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किससे मिलकर बने थे? शर्कराओं से। कौन सा बंद था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। वसाओं की बात की तो वसीय अम्ल और अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल वगैरह से मिलकर बने एस्टर बंध बीच में था। इनकी अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से। कई अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, तो ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन्स की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन हो गए? अमीनो अम्ल। जैसे हमने वसाओं में वसीय अम्ल पढ़े थे, आवश्यक अनावश्यक, सेम वैसे ही हमारे लिए भी या हमारी बॉडी में भी ये अमीनो अम्ल दो प्रकार के, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल वो जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं हो सकता, ऐसे अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, ये हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और अगर मैं बात करूं अनावश्यक अमीनो अम्ल यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है भोजन में, क्योंकि इनका निर्माण हमारी बॉडी में खुद ही हो जाता है। अमीनो अम्लों का निर्माण हमारी बॉडी कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करना। वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि प्रोटीन बनाकर रख दिया, वो आरएनए अमीनो अम्लों का ही निर्माण करता है। और ये अमीनो अम्ल ही हमारे शरीर में आपस में जुड़कर रासायनिक बंध उनके बीच में बनता है। हम देखते हैं वहां पर इनके बीच में पेप्टाइड बंध बनने से धीरे धीरे जैसे ये आपस में जुड़ेंगे, अमीनो अम्ल तो निर्माण करते हैं पेप्टाइड्स का, और ये जटिल पेप्टाइड्स को हम प्रोटीन कहते हैं। यानी जब बहुत ज़्यादा संख्या में अमीनो अम्ल मिलकर छोटी छोटी पेप्टाइड इकाइयाँ बनाते हैं, और ये पेप्टाइड इकाइयाँ जब आपस में मिलती हैं उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और ये पहले पॉलीपेप्टाइड शब्द हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के। तो पहले हम बात करते हैं अमीनो अम्लों की, और उसके बाद हम प्रोटीन के प्रकार और प्रोटीन के कार्य देखते हैं। तो बात करता हूँ मैं, पहले यहाँ एक पॉइंट लिखता हूँ कि अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, लिख देते हैं कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल है। ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर पेप्टाइड बंध से जुड़कर पेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड्स का
निर्माण करते हैं। तथा इन पेप्टाइड के आपस में जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो हमने एक तरह से ये बात की कि प्रोटीन की इकाइयाँ अमीनो अम्ल आपस में मिलकर बना रहे पेप्टाइड, और पेप्टाइड किसका निर्माण करेंगे? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स का। जैसे अगर हम बात करें कि एक अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर देखता हूँ, एक टिपिकल अमीनो अम्ल होते कैसे? अलग अलग प्रकार के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, एरोमेटिक, अल्कोहलिक ग्रुप वाले, सल्फर युक्त, अलग अलग हैं। यानी यहां पर देखो, एक अगर मैं बात करूं अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल में हमने ये सेंटर में क्या देखा? कार्बन। इस कार्बन से भाई कार्बन के 4 संयोजकता होती है, टेट्रावैलेंसी होती है, यानी 4 आसपास 4 बंध बनते हैं। देख लो 1 2 3 4 बॉन्ड है। इनमें एक तो हो गया हाइड्रोजन, दूसरा ये आर क्या है? आर हो जाएगा आपके एल्किल समूह, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते, कार्बन और हाइड्रोजन्स होते। बात करूं आगे, जैसे यहां पर COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या समूह। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण, COH के कारण, इसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। लिख सकते हैं अम्लीयता के लिए उत्तरदायी है। जबकि उधर हम देख रहे हैं NH2 की अगर बात करें, NH2 अमीनो समूह, ये क्षारीयता के लिए उत्तरदायी है। भाई इसकी वजह से क्षारीयता का गुण आ जाता है इनमें। यानी एक तरह से देखो, ये अमीनो अम्ल, एक बार बात देखें इस अमीनो अम्ल की, रासायनिक गुण की बात कर रहा हूं मैं, नाम है अमीनो अम्ल।
लेकिन ये अम्ल और क्षार दोनों के जैसे गुण दर्शाएगा। कैसे, सुनो। अम्ल क्या होता है, एक साधारण सी परिभाषा, अम्ल क्या होते हैं, जो किसी विलयन में H+ आयन दे देते हैं अम्ल कहलाएंगे, और जो H+ आयन ग्रहण कर लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो यहां पर ये COOH समूह, यहां से ये H आयन दे सकता है, अम्लीयता का गुण आ गया। ये जो NH2 समूह है, यहां ये H+ को रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, यानी इसकी वजह से तो क्षारीयता का गुण है, इसकी वजह से अम्लीयता का गुण है, दोनों गुण है अमीनो अम्लों में। और ये अमीनो अम्ल ज्विटर आयंस के रूप में पाए जाते हैं। एक नया शब्द है ज्विटर आयंस। ज्विटर आयंस का मतलब क्या, जो भी अपन ने बात की वही है कि एक ही आयन में यदि अम्लीय और क्षारीय गुण दर्शाने वाले क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ऐसा आयन क्या कहलाएगा, ज्विटर आयन कहलाएगा। अगर इसकी ज्विटर आयन के रूप में संरचना देखें तो उसकी भी बात करते हैं कि ज्विटर आयन के रूप में ये कैसा दिखाई देता है। ज्विटर आयन के रूप में हम देखते हैं अमीनो अम्ल की संरचना। बाकी हाँ, यहाँ पर एक बात देख लो, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, ये एल्किल समूह कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन देख लिया। ये एक टिपिकल, ऐसे नहीं कि सारे अमीनो अम्ल ऐसे ही होते हैं, बट एक प्रारूपिक अमीनो अम्ल की बात करूं तो इस तरह से इनमें ये संरचना पाई जाती है। अब ये ज्विटर आयंस के रूप में कैसे पाया जाता है वो भी देख लो। मैंने बताया भी था कि कार्बन से एक तरफ तो मैं जोड़ देता हूं COOH, एक तरफ मैं जोड़ देता हूं NH2, एक तरफ आ जाएगा ये एल्किल ग्रुप, और एक हो जाएगा आपके हाइड्रोजन। अब यहां पर, यहां से तो देगा H+ और यहां से रिसीव कर लेगा H+, तो यहां पर कुछ चेंज इसमें कैसा आ जाएगा, देखो ऊपर हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एल्किल ग्रुप, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब इधर से H+ आयन देगा तो यहां हो जाएगा COO-, और दूसरी तरफ H+ ग्रहण कर लेगा तो ये हो जाएगा NH3+ हो जाएगा। हाइड्रोजन जोड़ गया ना, H+ जाकर वहां जोड़ गया, NH2 की बजाय H3+ हो गया, और यहां से हाइड्रोजन हटते ही ये क्या हो गया, COO-। ये इस तरह से ज्विटर आयन के रूप में आपको संरचना दिखाई देती है। ज्विटर आयन के रूप में अमीनो अम्ल। सामान्य या प्रारूपिक टिपिकल अमीनो अम्ल। ये हम ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो अम्लों की, कैसे ज्विटर आयन के रूप में है अमीनो अम्ल, यानी दोनों अगर ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन आयन एक तरफ से ग्रहण भी कर रहा है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आयन का डोनेट भी कर रहा है। तो ये हमने अलग अलग प्रकार देखे, ये अमीनो अम्ल कैसे ज्विटर आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये अमीनो अम्लों के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। अमीनो अम्ल मैंने आपको बताया भी उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, सल्फर युक्त होते हैं, एल्कोहलिक समूह से युक्त होते हैं, एरोमेटिक यौगिकों से युक्त होते हैं, और विषम चक्रीय भी होते हैं, चक्रीय साइक्लिक भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के टोटल कितने अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल। ये 20 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में, भाई इनमें से कुछ आवश्यक हो जाएंगे, कुछ अनावश्यक आगे बात भी करेंगे इनकी।
लेकिन ये 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीनो अम्ल केवल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर में ऐसे भी हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, बट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। डिफरेंट दूसरे काम वो जरूर करेंगे, बाकी वो भी है तो अमीनो अम्ल ही। तो कुछ एक मिथ जो होते हैं, क्योंकि कई बार अपन जब पढ़ते हैं एक चीज़ बार बार, वो अगर किसी भी चीज़ को आप डिटेल में नहीं पढ़ो, सरफेस पे पढ़ो, तो एक आप उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हो। जैसे क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता कि अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सही करवा रहा हूँ आपको कि प्रोटीन का निर्माण करने वाले अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। इन 20 प्रकार के अलावा दूसरे अमीनो अम्ल भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या मैं चेंज करवा रहा हूँ, करेक्ट करवा रहा हूँ कि अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण ही करते हैं। तो सुनना, कुछ अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं और कुछ अमीनो अम्ल हमारे दूसरे शारीरिक कार्य करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अपन रट लेते हैं कि हाँ यार 20 अमीनो अम्ल हैं, वही प्रोटीन बनाते हैं, केवल यही पाए जाते हैं, 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है। थोड़ा इनमें मैं चेंज करवाऊंगा आपकी कुछ एक चीज़ें जो है। तो कई बार ऐसे कुछ एक गाइड्स वगैरह होती हैं, तो उसमें ऐसे देखो लिखने का तरीका भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ गलत कॉन्सेप्ट फीड हो जाते हैं। चलो बात करते हैं अमीनो अम्लों की कि प्रोटीन निर्माण से संबंधित, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 20 अमीनो अम्ल, 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। बीस अमीनो अम्ल होते हैं। हालांकि इन 20 अमीनो अम्लों के अलावा कुछ अन्य अमीनो अम्ल भी मानव शरीर में पाए जाते हैं। जैसे यूरिया चक्र में, यूरिया चक्र होता है यूरिया का निर्माण होना, ठीक है। यूरिया चक्र में ऑर्निथिन एवं सिट्रुलिन, ऑर्निथिन एवं सिट्रुलिन, ऑर्निथिन एवं सिट्रुलिन कॉमा करके लिख सकते हैं। GABA, गाबा, पूरा नाम लिख देते हैं, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक अम्ल या एसिड,
जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। यानी हमारी बॉडी में और भी अमीनो एसिड्स पाया जाता है और ये अमीनो एसिड्स डिफरेंट कार्य करते हैं। इसके अलावा यानी प्रोटीन संश्लेषण के अलावा भी अमीनो अम्लों के कार्य हैं जो हमने लिखे। अब आगे बात करते हैं कि मानव शरीर में बीस प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। कार्य करते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं, जैसे इनकी प्रकृति अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, एल्कोहलिक ग्रुप से युक्त है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदासीन, हम बात करें कुछ अम्लीय भी होंगे, कुछ क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ सल्फर युक्त होते हैं, कुछ सल्फर युक्त हैं, तो कुछ अल्कोहलिक समूह युक्त, भाई अल्कोहलिक समूह OH ग्रुप हो जाएगा, कुछ एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक, तो कुछ हो जाएंगे विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाएंगे। इनके नाम देखेंगे एक एक करके। जैसे उदासीन की बात करें तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अम्लीय की बात करूं तो एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। क्षारीय की बात करूं तो आर्जिनिन, लाइसिन। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की बात करूं तो सिस्टीन और मिथियोनिन। अगर मैं बात करूं अल्कोहलिक समूह युक्त तो इसमें आ जाएंगे सेरिन और थ्रियोनिन। एरोमेटिक की बात करूं तो ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। कैसे यौगिक, कैसे अमीनो अम्ल हैं? एरोमेटिक। और विषम चक्रीय अमीनो अम्ल की बात करें तो प्रोलीन और हिस्टिडीन। टोटल ये 20 अमीनो अम्ल हैं, लिखवा दूंगा इनको भी। बाकी ये ध्यान रखना कि कुछ कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, टायरोसिन थायराइड हार्मोन्स का निर्माण कराने में सहायता करता ही। तो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हमने बात की कि किस तरह से अमीनो अम्ल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सल्फर युक्त, अल्कोहलिक समूह युक्त, एरोमेटिक, विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, डिफरेंट प्रकार के। लेकिन ये सभी मिलकर ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन सभी अमीनो अम्लों के नाम देखते हुए, इनकी प्रकृति देखते हुए, कौन कौन से कैसे इनके गुण धर्म में इनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।